अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या है, ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कणों के बीच कार्य करने वाले, क्या फ्रेंड्स, कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। सीधे सीधे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने ये सब पहले ही पढ़ा होगा कि न्यूटन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, किसने किया था? न्यूटन ने। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला यानी सीधी भाषा में बोला जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या होगी? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो पिंडों के बीच कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या करता है? दो पिंडों के बीच कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब चलिए आते हैं रूल पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो फ्रेंड्स, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिखा क्या? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे कि हमारा रूल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है? दो पिंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो पिंड मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दो पिंड हम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा पहला पिंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा दूसरा पिंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पहला पिंड क्या मान लिया? हमारा पहला पिंड हमारा ए है और दूसरा क्या है? दूसरा बी है। ठीक है, और मैंने मान लिया पहले पिंड का द्रव्यमान कितना है? पहले पिंड का द्रव्यमान मैंने m1 मान लिया और दूसरे का क्या मान लिया? m2 मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी मैंने मान ली r। क्या मान ली? इनके बीच की दूरी क्या हो गई? r हो गई। तो फ्रेंड्स, अब रूल के हिसाब से हम फॉलो करते हुए चलेंगे, जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे वैसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अभी आपको आपका रूल का जो फॉर्मूला मिला है ये मिल जाएगा सीधे सीधे। फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा क्या है? सबसे पहले लिखा किन्हीं दो पिंड। तो दो पिंड मैंने बना दिए, ए और बी मान लिया। तो उसके बाद क्या? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या लिखा? पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। तो द्रव्यमान हमने m1 m2 माना है, तो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और आकर्षण बल लिखा होता है, यानी बल हमारा क्या हो जाएगा? F लिखा हुआ है। और क्या लिखा? अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएंगे। अनुक्रमानुपाती किसके? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल। द्रव्यमानों के गुणनफल, तो द्रव्यमान पहला हमारा m1 है, इनका गुणनफल करेंगे तो m1 m2। तो ये हमारा गुणनफल हो गया m1 m2 के अनुक्रमानुपाती F अनुक्रमानुपाती m1 m2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, क्या? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो F लिखेंगे, अब व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या लिखा हुआ है? बीच के दूरी के वर्ग की, क्या लिखा हुआ है? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी हमने r मानी है और उल्टा होता है तो 1 कितना हो जाएगा? 1/r। और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। यानी
दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना कम लगेगा। क्या फ्रेंड्स, दूरी जितनी अधिक होगी बल उतना कम लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या है, एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड जो रूल में लिखा है उसी को फॉलो करते हुए हम इक्वेशन को निकाल रहे हैं। और दूसरा हमारा है एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² की। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने पर हमारा क्या आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मिला के आपको दिखा देता हूँ। मिलाने पर हमारा क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ हमारा आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू, कितना हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा। उसके बाद m1 m2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम मिला दे रहे हैं। m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है। जब इसको हम हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आएगा। क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो एफ हो जाएगा। जब ये हमारा हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हम हटा देंगे इसको। जब प्रोपोर्शनल का साइन हमारा हट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हमारा नियतांक आ जाएगा। क्या फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा नियतांक, हमारा आ जाएगा g। तो g हमारा एक नियतांक हो गया। और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r²। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका सीधे सीधे इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है। जो आपका रूल होता है, यही तो आपका इक्वेशन होता है, f = g m1 m2 अपॉन r²। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सीधे सीधे इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधे सीधे हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल चुका है। अब आपसे फ्रेंड्स कभी कभी पूछ ले तो g का मान कैसे निकालेंगे। अगर हमें g का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या आया है, चलिए मैं एक बार ऊपर फिर से लिख देता हूँ। f = कितना आया है, f = हमारा आया है g m1 m2 अपॉन r² आया हुआ है। तो आगे आपसे पूछ ले जाइए g का मान कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हम पक्षांतर कर देंगे। तो g हमारा आगे आ जाएगा, g = हो जाएगा, g = हमारा हो गया, इक्वल टू में आ जाएगा f ऊपर चला जाएगा, f और ये r² था, ये भी हमारा ऊपर चला जाएगा, f r² हो जाएगा। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m1 m2। तो हम इसी से हम g की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो मात्रक कैसे बताएंगे। अगर आपसे इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो मात्रक कैसे बताएंगे। तो मात्रक, या अगर आपसे g का मात्रक पूछ लिया जाए सीधे सीधे, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, g हमारा है क्या आखिर। तो फ्रेंड जो हमारा g है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। तो फिर तभी मैं आपको मात्रक निकाल के बताऊंगा कि g का मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे पे। अगर ये आप समझ गए होंगे तो आप अभी g का मात्रक तुरंत निकाल देंगे। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे g = लिखा है, f लिखा है। तो f मतलब फोर्स यानी बल। बल का मात्रक हमारा क्या होता है, बल का मात्रक हमारा क्या होता है, बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। तो n लिख दिया, ठीक है। r क्या लिखा हुआ है, दूरी लिखा हुआ है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर में। और स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर पर लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, द्रव्यमान कितना है हमारा, m1 m2। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक हमारा किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे 2 है, m1 m2 है, तो कितना हो जाएगा, kg² हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते कितनी इजी वे पे हमने यहाँ पे इसका मात्रक भी निकाल लिया, g का मात्रक हमने निकाल लिया सीधे सीधे। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकली भी बता दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको रूल याद है तो आप पूरा फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं और उसका मात्रक भी जी का निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर रूल पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा उसे पढ़ के हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया, यहाँ पे लिखा था कि नहीं, 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया सीधे सीधे। जैसा कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है, माना 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के नियम अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, F = कितना हो गया, g m1 m2 अपॉन r² होता है। जहाँ g एक नियतांक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और जिसका मान कितना होता है, तो मान आपको हर हालत में ये याद ही होना चाहिए, 6.67 × 10⁻11। और इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसका मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से एक उठ जाएगा कि इसको ज्ञात किसने किया था, सर्वप्रथम इसको ज्ञात किसने किया था, इसका मान किसने ज्ञात किया था, 6.67 × 10⁻11 किसने ज्ञात किया था, तो ये ज्ञात किया था कैवेंडिश ने।
किसने ज्ञात किया था? तो ये आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा कि जी के मान को किसने ज्ञात किया था, किसने ज्ञात किया था? तो कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किसने ज्ञात किया था, तो इसका मान कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा रूल हो गया, बेसिक सा रूल था, मैंने आपको पूरा बता दिया हुआ, मैथमेटिकली भी बता दिया है, आप समझ जाएंगे और बहुत ईजी वे पे सॉल्व भी कर पाएंगे। अब चलिए आगे आते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे हमारा लिखा हुआ है गुरुत्व यानी ग्रेविटी लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। अगर पृथ्वी हो तो क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्या है फ्रेंड्स? गुरुत्व एक आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण यानी स्मॉल जी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होगा, या आपने शुरू से पढ़ा होगा, जब आप क्लास 9th में रहे होंगे, स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, मैं अगर आपसे सीधे सीधे पूछ लूँ कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। क्या फ्रेंड्स? वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर, ये इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसी पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, तो अभी देखेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन है भी इससे रिलेटेड। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? जी के मान में परिवर्तन, यानी जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट लिखा है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो हमारा होता है वो क्या होता है? घटता है। तो ये तो आपको याद ही करने का, 5 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या दिया? जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है? जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल पर होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है कि जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर होता है। कहाँ होता है? इक्वेटर पर जो जी का मान होता है वो हमारा न्यूनतम होता है। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो ये हमारा होता है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर होता है। उसके बाद 4th पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। क्या फ्रेंड्स? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जो हमारा होता है जी का मान हमारा कम हो जाता है। और सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है? सबसे लास्ट में दिया कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाएगा। जब जाहिर सी बात है गति, यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो रहा है, और जब पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। क्या पूछा है? ज्वार का, समुद्र में उठने वाले ज्वार का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ज्वार पता होना चाहिए, आखिर ये ज्वार होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप सबने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा होगा, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। ज्वार भाटा के बारे में आपको ये ज्योग्राफी में इसकी नॉलेज आपको दी जाती है, आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा क्या होता है। तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतर पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इस प्रकार समुद्र तट के ऊपर उठने जो हमारा इस प्रकार समुद्र के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार और उसके नीचे उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार एक निश्चित समय के अंतर पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है।
इस प्रकार समुद्र के ऊपर उठने की क्रिया को क्या कहते हैं? समुद्र के ऊपर उठने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। तो फ्रेंड्स ज्वार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, यहाँ पे ज्वार दिया है। अगर फ्रेंड्स जब समुद्र ऊपर उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, और जब नीचे उतरता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो यही हमारा ज्वार भाटा होता है। तो बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको आपने ज्योग्राफी में पढ़ भी रखा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। यानी चंद्रमा का जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसी के कारण समुद्र में क्या होता है? ज्वार उठता है। क्या उठता है? समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण यही होता है कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? यहाँ पे हमसे पूछा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो, क्या बोला है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा? ऑप्शन ए दिया हुआ सयान बल, ऑप्शन बी दिया हुआ आर्किमिडीज का उछाल बल, ऑप्शन सी दिया हुआ स्थिर वैद्युत बल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्किमिडीज का उछाल बल बदलेगा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा? आर्किमिडीज का उछाल बल। क्यों बदलेगा? क्योंकि यह वस्तु के भार पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स? क्योंकि ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है, तो इसलिए बदल जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्किमिडीज का उछाल बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, मैंने अभी कहा था ये क्वेश्चन आएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया समीप रखे अन्य पिंड के किसी द्रव्यमान पर। तो फ्रेंड्स ये किसी पर निर्भर नहीं करता, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से, क्या फ्रेंड्स? एक समान वेग से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, क्या पूछा है फ्रेंड्स? हमसे पूछा है यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। क्या फ्रेंड्स? कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। क्यों करेगा फ्रेंड्स? क्योंकि दिशा के जड़त्व के कारण। किसके फ्रेंड्स? दिशा के जड़त्व के कारण ये कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। तो फ्रेंड्स जड़त्व आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ भी लिया जाए। यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तथा दोगुनी दूरी जो हमारा लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी जो हमारी है वो दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हुआ है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 गुना, ऑप्शन सी दिया हुआ है आधा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी में संबंध क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन अभी मैंने आपको ऊपर सॉल्व भी करवाया है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है F=g m1m2/r² होता है। क्या होता है? m1m2/r² होता है। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा क्या होता है? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो 1/r² के होता है। तो फ्रेंड्स अगर f का मान बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी का मान घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब f का मान हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी का मान जो हमारा क्या होगा? घटेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, तो दूरी को हम क्या कर रहे हैं? दूरी को हम जो कर रहे हैं फ्रेंड्स वो हम दोगुनी कर दे रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, दूरी को हम क्या कर रहे हैं? दूरी को हम दोगुनी कर दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो फ्रेंड्स जो हमारी r है यानी दूरी यानी डिस्टेंस को आप क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। तो अब दोगुना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स F व्युत्क्रमानुपाती 1 दूरी हमारी दोगुनी हो गई तो हमारी क्या हो जाएगी? 2r² हो जाएगी, 2r² हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/4r² हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना हो जा रहा है हमारा, जो हमारा हो जा रहा है 1/4 हो जा रहा है, यानी 1/4 हो जा रहा है। तो फ्रेंड जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, अतः गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1/4 कहाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन डी में। तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या रह जाएगा फ्रेंड्स?
तो उनके बीच के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। रिलेशन मालूम है तो आपको ये भी पता होगा कि F हमारा जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा F होता है व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के होता है। क्या होता है? यदि F का मान बढ़ाएंगे तो उनके बीच की दूरी का मान हमारा जो होगा घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ख्याल रखना है। यदि उनके बीच की दूरी का मान बढ़ाएंगे तो F का मान कम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ था मैंने कर दिया और सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 रह जाएगा। तो आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और इजी भी था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, हमसे पूछा कि निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गिरते हुए पिंड में पूर्व की ओर विचलन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, दिन और रात का होना, सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति दी हुई है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो यही हमारा तथ्य हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है। ये तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन। अगर आपको मालूम है उसका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 kg है। कितना है? पृथ्वी की सतह पर 72 kg है। चंद्रमा पर उसका भार होगा। हमसे क्या पूछा है? चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो चंद्रमा पर जो फ्रेंड्स हमारा चंद्रमा पर जी का मान होता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। ये आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m, हमें व्यक्ति का द्रव्यमान ही तो दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं भार दिया हुआ है, भार तो हमें दिया हुआ है। तो m × g/ हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पर कितना होता है? m हमें कितना दिया हुआ है? m हमें 72 दिया हुआ है, kg दिया हुआ है द्रव्य, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है, पृथ्वी का 1/6 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देते हैं। सीधे सीधे इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 12 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 kg आ जाएगा। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 × 1 = 6 हो जाएगा, फिर 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में कितना आ जाएगा? 12 ही तो आएगा, 12 kg। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन बताए हुए हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए और साथ ही साथ मैंने आपको 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण अभी कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।